जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्या इसमें द सर्कल ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों आज हम पॉलिटी के 1 से लेकर जो 4 आपके आर्टिकल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि संविधान में जो भी अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में बताया गया है उसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 1 से 4 जो आप अगर संविधान में देखोगे तो ये आपको कैसे मिलेंगे। पहले में आपका क्या मिलेगा, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र कि यानी कि संघ का क्या नाम होगा और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। दूसरे को देखेंगे कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। ठीक है दोस्तों, तो ये इस नाम से आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है वहाँ पर आपको सेकंड आर्टिकल इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। अब सेकंड ए की बात करें या 2 कै की बात करें या 2 क्लजर ए की बात करें तो सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। ठीक है दोस्तों, तो सिक्किम जो है भारत के साथ आपका कब सहयुक्त हुआ था, 16 मई 1975 को। अब वहाँ पर क्या है कि सिक्किम में जो है एक मोनार्क होता है आपका, और जो उसके यानी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो भारत पर है ही सिक्किम की, और जो सिक्किम है वो भारत का आपका 22वां स्टेट बना था जब ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसे कह सकते हैं आप एक तरह से ये हमारा डोमिनियन राज्य है, जिसके जैसे कि हो गया आपका विदेशी संबंध या जो भी इनकी महत्वपूर्ण विदेशी नीतियां हैं वो कौन देखता है, वो भारत सरकार ही देखती है। तो यह आपका 22वां राज्य है भारत का। ठीक है दोस्तों, तो ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये 16 मई 1975 को। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 3 पे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो ये कैसे मिलेगा आपको, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। और चौथा आपका पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा अनुपूरक अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। तो सबसे पहले अगर आप इन आर्टिकल को अगर ऐसे पढ़ेंगे और ध्यान से अगर पढ़ के इन्हें समझेंगे कि तो क्या समझ में आता है कि ये क्या है, एक तरह से हेडिंग दे रखी है। जो भी एक्सप्लेनेशन होगी उसके बारे में बैरेट एक्ट में दिया गया होगा, जो भी इसका बनाया गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ का क्या नाम होगा और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं वो क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। अब हम क्या है कि आर्टिकल नंबर 1 को जो है विस्तृत रूप में पढ़ेंगे कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से जो है क्या जो है तात्पर्य है। अब अनुच्छेद 1 की बात करें कि अनुच्छेद में लिखा है कि संघ का नाम। अब संघ के नाम को लेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान सभा की बैठक हुई थी या जब संविधान बन रहा था या उसके जो भी सदस्य थे संविधान को बना रहे थे, तो नाम को लेकर ना कोई मतभेद नहीं था। अब जब ब्रिटिश काल में भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या हुआ कि नए संविधान की ज़रूरत महसूस होने लगी। अब महसूस होने लगी तो विभिन्न प्रकार के आर्टिकल बने और नाम को लेकर किसी प्रकार का जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था, और दोनों ही नाम जो है स्वीकार्य गए, यानी कि इंडिया अर्थात भारत। ठीक है दोस्तों, तो 2 नाम से आप जो है भारत का उच्चारण कर सकते हो, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के बजाय, एक तो दोस्तों होता है राज्य का समूह, दूसरा होता है राज्य का संघ। जैसे कि अमेरिका क्या है, आपका राज्य का समूह है। वहाँ क्या करता है कि अमेरिका समूह का मतलब अमेरिका को क्या शक्ति है कि अमेरिका बिना राज्य की अनुमति के उनका अस्तित्व नहीं मिटा सकता, ना ही उनकी सीमाओं वगैरह में बिना राज्य की अनुमति के परिवर्तन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य का समूह नहीं है हम। ठीक है दोस्तों, हम क्या हैं, राज्यों का संघ होंगे। राज्यों का संघ मतलब अगर राज्यों के समूह को अगर आप इंग्लिश में कहें तो अमेरिका क्या है, आपका फेडरेशन ऑफ स्टेट है। यानी कि कल अमेरिका का कोई भी राज्य जो है अमेरिका से अलग हो सकता है। अब समूह का मतलब क्या हो गया,
एक ग्रुप ऑफ एन सम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सम ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई निश्चित संख्या नहीं हो गई। अब उसमें से एक निकालो या दो निकालो, तो ग्रुप तब भी रहेगा। समूह तो दो रहेंगे या तीन रहेंगे तो उसे भी हम समूह कहेंगे, और 100 रहेंगे तो उसे भी हम समूह कहेंगे। लेकिन एक कॉम्बिनेशन, अगर आप कॉम्बिनेशन या संघ की बात करें तो कॉम्बिनेशन में अगर एक निकलता है तो वो टूटता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या हैं? संघ हैं। हम राज्यों का संघ हैं कि हम एक भी जो स्टेट है वो भारत अर्थात इंडिया से अलग नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की कोई आशंका संविधान में दी नहीं गई है। हाँ, लेकिन प्रशासनिक जो है सुविधाओं के लिए राज्यों में कुछ सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, शासन महत्वपूर्ण रूप से चलाने के लिए, जनता के हित के लिए, तो इस प्रकार के कुछ जो है विधियां बनाई गई हैं। लेकिन जो है राज्य को भारत से अलग या भारत के राज्य क्षेत्र की भूमि को किसी अन्य देश को नहीं दिया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का जो है वो संघ का मतलब है। हम क्या हैं? राज्यों का संघ हैं। और ये आपका अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, और इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अब इंडिया जो बनता है वो राज्यों के संघ से बनता है। और राज्य क्या हैं? भारत के 28 राज्य हैं आपके, 8 प्रशासित केंद्र हैं वर्तमान में। और नाम को लेकर कोई मतभेद नहीं था, इंडिया जो कि भारत है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 1। अब इसमें संघ का मतलब क्या हो गया कि संघ विभक्त नहीं हो सकता, पूरा देश एक है जो राज्यों की प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे कि राज्यों को बनाना और यूनियन टेरिटरी को बनाना क्यों जो है ज़रूरी हो गया, थोड़ा सा अगर आप इस बात को सोचेंगे, समझेंगे, तो इसका क्या हुआ कि जन आंदोलन हुए हमारे देश में। ठीक है दोस्तों, कभी कल्चर की वजह से, कभी बोलचाल की वजह से, भाषा की वजह से, कुछ राज्य क्षेत्र आपके मुख्य भूमि से दूर हैं, कुछ सुरक्षा की वजह से। जैसे कि जम्मू कश्मीर क्या हो गया कि सुरक्षा की वजह से, कि भारत के हाथ से जो है मुख्य भूमि, यानी कि पाकिस्तान के एकदम बगल का देश है, और दिल्ली से कितनी दूर है, यानी कि मुख्य भूमि से दूर होने की वजह से और सुरक्षा की दृष्टि से इसे भारत सरकार ने अब 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजिंग एक्ट के द्वारा इसे क्या बना लिया? अपना यूनियन टेरिटरी बना लिया। उसी तरह अगर आप लेह लद्दाख को देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है चीन का खतरा बना रहता है, तो लद्दाख को भी क्या बना लिया? आपका यूनियन टेरिटरी बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ रहेगी कि यूनियन टेरिटरी और राज्य का मतलब। अब दोस्तों यूनियन टेरिटरी में मैंने 2 तो आपको बता दी। अब जैसे कि एक हो गया आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी बनाने का क्या मकसद है? अब हरियाणा और पंजाब को लेकर मतभेद था कि चंडीगढ़ हमारे पास रहेगा, वो कहता था चंडीगढ़ मेरे पास रहेगा। तो भारत सरकार ने क्या किया कि चंडीगढ़ को उठा के यूनियन टेरिटरी बना दिया और दोनों राज्यों की राजधानी घोषित कर दी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ रहेगा कि अब इसका कारण क्या हो गया कि विवाद हो गया कि चंडीगढ़ जो है आपका 2 राज्यों के बीच एक विवाद वाली एक भूमि क्षेत्र था। तो भारत सरकार ने इसका समाधान कैसे किया कि उसे यूनियन टेरिटरी अपने पास रख लिया और दोनों राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे राजधानी का दर्जा दे दिया। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि चंडीगढ़ का विकास हुआ और दोनों राज्य जो है संतुष्ट भी हो गए। तो क्या हुआ कि राज्य की प्रशासनिक सुविधा के लिए, ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो है ये सब किया जाता है। अब कुछ दूर के अगर हम राज्य देखें, जैसे कि आपका हो गया अंडमान और निकोबार, तो वो तो बहुत दूर है, लेकिन वो क्या है क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है। और अगर आप लक्षद्वीप को देखेंगे तो एक छोटा सा एक ग्रुप ऑफ टापू है कि अब उसमें से कोई जो है कोई अन्य विदेशी ताकत उसमें से किसी टापू को क्लेम ना कर ले। ठीक है दोस्तों, तो राज्य की सुरक्षा के लिए हमने उसे क्या बना लिया? यूनियन टेरिटरी बना लिया, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है
और जो है भारतीय की जो मुख्य रूप से प्रदर्शित करने वाली आबादी है वो कम है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देख के उसे हमने क्या बना लिया, यूनियन टेरिटरी बना लिया। तो आप देखेंगे कि राज्य बनाने, अब जैसे कि आपका सन 2000 में आपका उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तराखंड अलग होने का क्या कारण था कि उत्तराखंड का कल्चर, पहाड़ी क्षेत्र, जब उत्तर प्रदेश पर मैदानी भागों पर नीतियाँ लागू होती थी, पहाड़ी क्षेत्र पर जो है नीतियाँ सही प्रकार से लागू ना होना, तो एक कारण तो ये रहा आपका। और जैसे कि तेलंगाना हुआ, वहाँ पर मुख्य रूप से क्या था, वहाँ भी यही आपका जो है विवाद था कि वो एक तो हो गया तेलुगु भाषी लोग, ठीक है दोस्तों, दूसरा हो गया आपका कल्चर से संबंधित लोग, तीसरा राज्य की जो नीतियां हैं या एक तरह से उन दूसरे लोग उन तेलुगु भाषी लोगों पर ध्यान न देना। तो इस वजह से क्या हुआ कि तेलंगाना को बनाने की मांग उठने लगी। जैसे कि आपका शुरू में क्या था, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग बिल, तो इनके जो है सबके कुछ ना कुछ कारण थे। तो अगर आप पूरा एक बार ठीक से इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे क्या है कि भारत सरकार के लोग आराम से रह सकें और प्रशासनिक सुविधाओं को जो है अच्छे तरीके से उनका लाभ उठा सकें और राज्य में प्रशासनिक सुविधाएं जनता की भलाई हो सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब जन आंदोलन हुए कि अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा जन आंदोलन हो रहे और उस राज्य की जो मांग जायज़ है, सब कुछ स्टडी वगैरह कमीशन बैठती है, रिपोर्ट बनती है, उसके बाद मत होता है, फिर जो है सिग्नेचर वगैरह होता है, फिर एक्ट बनता है। तो ये सब जो सारा प्रोसेस है, इसे जनता की भलाई के हिसाब से मद्देनज़र रखते हुए जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है। तो ये एक आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि क्यों ज़रूरी है स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनाना, ठीक है दोस्तों। कि सबसे पहला तो राज्यों का ठीक से विकास हो सके और अधिक से अधिक लोगों पर प्रशासन की जो है नज़र हो और उनके भलाई के लिए अच्छे से काम कर सके, कि भारत का कोई भी व्यक्ति जो है भारत सरकार की जो नीतियां हैं या सुविधाएं हैं उससे वंचित ना रह जाए और शासन जो है जनता के हित के लिए बेहतर रूप से कार्य कर सके। तो इस प्रकार की जो धारणा है वो हम लेकर चलते हैं और जनता के हित का कार्य करते हैं और यूनियन टेरिटरी और स्टेट आपके बनते हैं। तो ये एक आपका बेसिक सा कंसेप्ट हो गया, आपको समझ में आ ही गया होगा कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट का क्या थोड़ा सा आपका मतलब है और क्या अर्थ है और इनका क्या अस्तित्व है, ठीक है दोस्तों। अब यूनियन टेरिटरी स्टेट बन गए तो इनके जो संघ हो गया सारा, इसे क्या कहेंगे हम, भारत कहेंगे, और इसका नाम क्या है, भारत, अर्थात जो भी आपका इंडिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं हम कि अगर अब नॉर्मली अगर माइंड में सोचें कि ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि आप अगर जैसे कि कोई चीज़ आपको सिमिलैरिटी दिख रही है किसी चीज़ में या किसी चीज़ में आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन अगर आपको नज़र आ रहा है, तो कैसे करेंगे कि भारत के अगर हम क्षेत्र देखें तो एक ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपके, दूसरा अगर आप ग्रुप लगाएंगे तो राज्य क्षेत्र, आप कह लीजिए स्टेट हो गया आपका, और दूसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें सरकार द्वारा कभी भी अधिकृत कर सकते हैं। तो अगर हम भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणी में अगर बांटें तो राज्य का क्षेत्र हो गया एक आपका, दूसरा हो गया संघ क्षेत्र हो गया जैसे कि स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार कभी भी अधिकृत कर सकती है, जैसे कि हो गया आपका जम्मू कश्मीर स्टेट, ठीक है दोस्तों। या आप जम्मू कश्मीर स्टेट तो जो भी इसका उधर वाला भाग है, ठीक है दोस्तों, तो उसे कभी भी जो है अधिकृत किया जा सकता है। और जैसे कि आपका चीन से लड़ाई में हमारा अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग चला गया, उधर लेह लद्दाख में आपका अक्साई चीन फंसा हुआ, तो ये सारे जो हैं आपके विवादित एरिया हैं। तो ऐसे
क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा कभी भी अधिकृत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरह से अगर आप क्लासिफिकेशन देखें तो ये भारतीय क्षेत्रों का आप ABC करके नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अगर भारतीय क्षेत्र को बांटे तो कितने प्रकार में बांटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, ये सकता है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य का क्षेत्र हो गया, संघ क्षेत्र हो गया, और जिन्हें सरकार द्वारा कभी भी अधिकृत कर सकते हैं। और कई प्रकार की जो रिपोर्ट वगैरह बनी है उसमें इस तरह से जो है लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कि ABC इस तरह से करके हम बांटें या बांटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ समझने के लिए है, तो आप बेहतर रूप से समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 1 को जो है किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। नाम और विस्तार क्षेत्र को पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब राज्य क्षेत्र कौन होंगे आपके, उसे पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी क्योंकि राज्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो शुरू से हो ही रहे हैं, जैसे कि तेलंगाना बना आपका, उत्तराखंड बना, उससे पहले भी जो है कुछ ना कुछ राज्य बने आपके। लास्ट में कुछ जो रिफॉर्म हुए या आपके J&K और लद्दाख में यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही 2019 में, तो ये सब जो है आपका संविधान में संशोधन करके जो भी इसकी जानकारी दी गई है आपका पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में राज्य के भीतर SC/ST दोनों क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या लिखा है, दोनों क्षेत्रों के लिए SC/ST जो भी आपकी अनुसूचित जातियां या जनजातियां हैं, दोनों क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध हैं। ठीक है दोस्तों, कि जातियों और जनजातियों को क्षेत्रों में प्रशासन की जो सुविधा है वो सुचारू रूप से चल सके, इसके जो बारे में प्रावधान दिए गए हैं वो 5वीं और 6ठी अनुसूची में राज्यों के भीतर SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आप लाइन ध्यान रखना है, इसमें जो है आपके लैंग्वेज पे ही जो है सारे मार्क जो भी आपको मिलते हैं, कि अगर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो सारा आपका लैंग्वेज आपको ठीक से पढ़नी होती है और उत्तर का चयन करना होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संविधान में एक एक शब्द का मतलब ऐसे इतनी बारीकी से और इतनी सटीकता से और इस तरह से व्याख्या करके समझाया या बताया जाता है या माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के हिसाब से जो है पूरा कानून, संविधान और शासन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य रूप से आपको पता ही होगा कि देश किसके हिसाब से चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ अन्य जो है बुक भी हैं जहाँ पर आपके कुछ प्रावधान लिखे हैं, जैसे IPC हो गया, आपका CRPC हो गया। ठीक है, कुछ अधिनियम कुछ संशोधन करके अलग से सुविधा के लिए डाले गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे आपके कुछ फाइनेंशियल हो गया, तो विभिन्न प्रकार के जो हैं अधिनियम या एक्ट आपके बनाए गए हैं शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो मुख्य रूप से अगर आप इसमें सबसे मेजर रोल माने तो किसका माने, कॉन्स्टिट्यूशन का मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब व्यवस्था में राज्य केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे के हिस्सेदार है। अब व्यवस्था जो भी आपका शासन है उसमें केंद्र क्या है, राज्यों को कुछ शक्तियाँ देगा या अपने साथ उनके साथ कुछ शक्तियाँ बांटेगा जिससे वो राज्य में शासन सुचारू रूप से चला सकें। ठीक है दोस्तों, और दूसरी तरफ UT है जहाँ पर मुख्य रूप से शासन तो केंद्र का होता है, लेकिन केंद्र का एक प्रशासनिक व्यक्ति, अनुभवी प्रशासनिक व्यक्ति वहाँ LG के रूप में शासन करता है, जो सीधा रिपोर्ट आपका केंद्र सरकार को सौंपता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका राज्य से जो है, राज्य तो केंद्र के साथ शक्तियाँ साझा करता ही है, और दूसरा हो गया आपका यूनियन टेरिटरी। अब एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्रों का कभी भी अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या हैं, एक संप्रभु जो है राज्य हैं, उसके नाते हम अंतर्राष्ट्रीय कानून जो मुख्य रूप से हम मानते हैं वो UN के कानून ही मानते हैं। ठीक है दोस्तों,
एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्रों का भी अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखा है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझेंगे कि अब आज के डेट में अगर आप सिचुएशन समझेंगे कि रशिया यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आक्रमण तो कर दिया है और रशिया क्या है, यूएन का एक परमानेंट मेंबर भी है, यानी कि उसके खिलाफ जो भी प्रस्ताव या विधेयक आते हैं तो रशिया अपने वीटो शक्ति द्वारा उन्हें रोक देता है और यूएनजीए में प्रस्तुत नहीं होने देता। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी जो भी आपकी यूएन की परमानेंट कंट्री है तो उनके पास ये वीटो की शक्तियाँ होती है, हमारे पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसकी जो मांग उठ रही है वो आपने आज की करंट न्यूज़ में सुनी ही होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अब देखा जाए तो आपको ने अगर रशिया यूक्रेन वॉर को अगर ठीक से एनालाइज़ किया होगा तो उसके जो भी अपने कारण रहे, रशिया के या यूक्रेन के जो भी अपने कारण रहे सुरक्षा को लेके, ठीक है, रशिया का कारण क्या था, उसका अपना क्षेत्र की जो है सुरक्षा के लिए, और यूक्रेन का क्या था, वो अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नेटो में सम्मिलित होना चाहता था, और रशिया अपने भौगोलिक क्षेत्र पे कि वहाँ पर आपका नेटो जो है आयुद्धों की जो है तैनाती ना कर दे। तो इस प्रकार से फिर जो है रशिया का जो है आपका पश्चिमी हिस्सा, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कुछ युद्ध संकट या सुरक्षा से संबंधित कोई मुद्दा उत्पन्न ना हो, तो एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्रों का कभी भी अधिग्रहण कर सकता है। अब एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो भी आपके कानून हैं उनके तहत हम कभी भी अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो हम मानते हैं वो यूएन के कानून को मानते हैं, उन्होंने रिस्पेक्ट भी देते हैं, तो उसके हिसाब से अभी हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे कर सकते हैं, कानून के तहत, लेकिन उसके लिए जो कृत्य होंगे या कैसे होंगे कि एक तो हो गया कि दो देशों में आपकी संधि हो, तो उसके अनुसार हम अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हम अपने भारतीय क्षेत्र को किसी भी विदेशी देश को नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की सीधी सीधी बात लिखी है कि हम दे नहीं सकते लेकिन अधिग्रहण कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और दूसरा हो गया आपका उपहार, तीसरा हो गया आपका खरीद कर, लीज पर लेकर, जीत कर या हरा कर। ठीक है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा अगर आप प्रीवियस टाइम में जाएं कि जब अंग्रेजी शासन का टाइम था तो देश आज़ाद होने के बाद तक हैदराबाद, गोवा, ठीक है, वो थे तो शुरू से भारत के ही, लेकिन वहाँ पर कुछ समय तक जो है शासन आपका ब्रिटिशर का जो है शासन था। हमें तो आज़ादी मिल गई थी लेकिन ये जो दो क्षेत्र हैं वो स्वतंत्र नहीं हुए थे, जो भारत के पहले से ही भाग थे। अब वहाँ पर क्या हुआ कि एक तो गोवा कैसे लिया हमने, जीत कर, ठीक है, पुदुचेरी, ठीक है, दमन दीव और दादर नगर, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं आपके, इस प्रकार से हम अधिग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी सिचुएशन आई होगी, पढ़ाऊँगा जब मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी तो उसके हिसाब से इन चीज़ों को बताया जाएगा। अब दोस्तों जब मॉडर्न हिस्ट्री बताऊंगा तो उसमें जो है कई सारे टॉपिक एक साथ आपके कवर करते चलेंगे। अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो फिर तो कौन सा कब हुआ, क्या हुआ, तो उस प्रकार की जो डेट है आगे पीछे आपका जो माइंड है उसे प्रॉपर्ली रेंडरिंग नहीं कर पाएगा।
ठीक है। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि बहुत सारे जो टॉपिक हैं आपके एक साथ कवर हो जाएंगे और आपको समझ में भी आएगा कि अब ये हुआ, अब ये हुआ और कहाँ क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी, जिसमें कुछ टॉपिक जो है कवर होंगे। तो इसकी जो बाकी की डिटेल है वो कभी जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तब डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से जो है ये तो एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 1 कंप्लीट। अब इसमें क्या है कि संघ का नाम आपको पता ही लग गया, भारत अर्थात इंडिया, और दूसरा उसके राज्य क्षेत्र कि राज्य क्षेत्र कौन होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। एक बार हम नाम पर नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से नाम दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। अब राज्य क्षेत्र को हम याद कैसे रखें कि अगर 28 हैं, 28 राज्य हैं, 8 प्रशासित केंद्र हैं आपके, तो कैसे याद रखेंगे? तो एक कॉन्सेप्ट बना लो जो भी आपके माइंड के हिसाब से आपको सही लगे। अब घड़ी लो, ठीक है, घड़ी को भारत के नक्शे के बीचों बीच रख दो। 12 पे क्या है, 6 पे क्या है, 3 पे क्या है, 9 पे क्या है। ठीक है दोस्तों, अब या तो एंटी क्लॉकवाइज ले लो आप या क्लॉकवाइज ले लो। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या ले रहे हैं कि बॉर्डर स्टेट के हिसाब से सबसे पहले सारे बॉर्डर स्टेट कवर करेंगे कि ऊपर से। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, फिर आपका क्या आता है, दूसरा उत्तराखंड आता है, फिर आपका यूपी आता है, फिर आपका आता है बिहार आता है, फिर आपका आता है वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल के बाद आपका असम आता है, फिर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका आता है नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के ऊपर जो हिस्सा है आपका वो हो गया गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर तो आपका यूटी हो गया ना। ठीक है दोस्तों, और बीच में आपका क्या पड़ता है, एक तो मध्य प्रदेश पड़ता है जो बॉर्डर से नहीं लगता, दूसरा आपका क्या पड़ता है, झारखंड पड़ता है जो बॉर्डर से नहीं लगता, तीसरा आपका क्या पड़ता है, हरियाणा पड़ता है जो यानी कि सीमांत राज्य नहीं है। ऐसे अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को बना के याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे आपको एक ही बार याद करना है, और अब उसे वो उत्तर से पश्चिम घुमाएं, पश्चिम से उत्तर, दक्षिण, पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, कहीं भी जो है एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है, या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, तो आप एक कॉन्सेप्ट आपका बना लीजिए कि घड़ी को भारत के नक्शे के बीच में रखिए और आप क्लॉकवाइज चल दीजिए। सबसे पहले सारे आप बॉर्डर स्टेट कवर कीजिए, और दूसरा आप जो बीच के स्टेट हैं, ये चीज़ हो गई आपकी 28 स्टेट के नाम। और अब आते हैं हम यूटीज़ पर कि JNK एंड लद्दाख। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हाल ही में 2019 में नई यूटीज़ बनी है, और पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नागर और चंडीगढ़, और दूसरा अंतिम में है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो 8 आपकी यूटी हो गई। तो इस तरह से जो है भारत का नाम और उसके राज्य क्षेत्र हम याद रखेंगे। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 2 के बारे में कि आर्टिकल नंबर 2 में क्या कहा गया है। अब दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर और बता देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर, इसे देखेंगे तो इस यूटी का क्या मकसद है कि हमेशा एक विवादित एरिया, मुख्य भूमि से दूर, यानी कि दिल्ली से काफ़ी दूर पड़ता है, सीमांत राज्य है और पाकिस्तान के एकदम बॉर्डर से लगा हुआ है। तो इसके जो कारण हैं आपको क्या दिख रहे हैं, वो ये दिख रहे हैं, तो इसलिए इसे यूटी बनाया गया है। दूसरा लद्दाख, लद्दाख क्या है आपका, चीन के पास है कि चीन इसका अधिग्रहण ना कर ले। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी जो है कुछ विवाद ऐसा ही है, तो इसलिए इन्हें यूटी बना दिया कि ये सीधा केंद्र के अंडर आ गए।
ठीक है दोस्तों, कि केंद्र की इन पर पकड़ हो गई। तो हर चीज़ का ना यहाँ पर एक मुद्दा है कि हम इन्हें यूटी क्यों बना रहे हैं। पुदुचेरी क्या है कि उसके जो भाग हैं वो भारत में ही कुछ अलग अलग जगह पर बटे हुए हैं, कि कुछ निश्चित क्षेत्रों को जोड़कर एक यूटी बनाना। तो भारत ने इसे क्या बना लिया, भूभाग के इस दृष्टि से एक करने के लिए इसे हमने यूटी बना लिया। दूसरा लक्षद्वीप, यहाँ पर क्या है कि आबादी मुख्य लोगों की ज़्यादा नहीं है, तो एक तो मुद्दा ये हो गया। दूसरा, ये भारत की जो है एक अलग से एक टापू पड़ता है, तो इन सारे मामलों को देखकर इसे हमने यूटी बना लिया। दूसरा दमन-दीव और दादरा नागर। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ये पहले से ही आपके गुजरात से संबंधित आपके छोटे क्षेत्र थे, महाराष्ट्र के जो भी लोग हैं वहाँ पर इन्हें फिर उनमें विवाद हो जाएगा, तो इसे भी हमने क्या बना लिया, यूटी बना लिया। और चंडीगढ़, ये क्या है आपकी 2 राज्यों की विवादित जो है जगह है, तो वो उसे अपना समझेंगे, वो उसे अपना समझेंगे, तो समस्या का निवारण करने के लिए क्या बना लिया हमने, इसे भी यूटी बना लिया। और न्यू दिल्ली, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो मुख्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हो गई आपकी यूटी बनाने के लिए। और 28 राज्य हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब 28 राज्य कैसे बने या उसकी नींव कैसे रखी गई, ठीक है। बाद में आपका उत्तराखंड, तेलंगाना, J&K नई यूटी जो फॉर्म हुई है सन 2000 के बाद, तो उसके बारे में तो अब हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, बाकी हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल नंबर यहाँ पर आपका एक कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 के बारे में, कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना कर सकेगी। नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है दोस्तों। अब नए राज्य का प्रवेश, तो शब्द समझ लेना, नया राज्य। नया राज्य कुछ राज्यों को, क्षेत्रों को निकाल कर बनाया जा सकता है, वो भी आपका एक नया राज्य हो गया। ठीक है, संज्ञान लेंगे तो हम उसे नया राज्य ही कहेंगे, कुछ नया नाम रख देंगे। और दूसरा हो गया आपका कि प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। अब ये प्रवेश लिखा है तो कहीं बाहर का जो भूमि है, विदेशी भूमि है, तो उसे भी नया राज्य का कुछ संज्ञान दे सकती है। तो नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना कर सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति प्रदान करता है। अब ये क्या लिखा है कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना कौन कर सकेगा, संसद कर सकेगी जब वह ठीक समझे। इसके लिए क्या होगा, क्या होना होगा कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 2। समझ लेना इस बात को कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना जब संसद ठीक समझे। तो इन शब्दों को आप ध्यान में रख लेना और इसके मतलब आप निकाल लेना कि क्या क्या इसके मतलब हो सकते हैं। कि नए राज्यों का प्रवेश का मतलब कि नया राज्य, कोई विदेशी क्षेत्र, नया क्षेत्र। नए राज्य का मतलब कि इसमें कोई नया विदेशी क्षेत्र भी हो सकता है। कुछ अपने ही क्षेत्रों को, जो वर्तमान में भारत के राज्य हैं, उन्हें में से कुछ कुछ क्षेत्र निकाल कर 2 राज्य या 3 राज्य या किसी एक राज्य में से भी हम क्या कर सकते हैं कि एक नया राज्य बना सकते हैं, उसे नया नाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके लिए, सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए। ठीक है दोस्तों, कि राज्य, देश में जो है प्रशासन ठीक से चल सके और जनता की भलाई के लिए अधिक से अधिक सुचारू रूप से शासन चल सके, इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपका आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत रहेगा। अब अनुच्छेद 3 की बात करते हैं कि नए राज्यों का निर्माण। निर्माण क्या हो गया, कुछ इस तरीके से ही लग रहा है कि 2 राज्यों को में से कुछ नया राज्य बना देना।
अब निर्माण का मतलब क्या होगा कि कुछ निर्माण अगर हम किसी चीज़ का करते हैं, कैसे करते हैं कि कुछ मटेरियल होना चाहिए, उसमें से कुछ बना दिया उठा के। तो दो राज्यों का कुछ क्षेत्र लिया, उसमें से एक नया राज्य बना दिया, एक निर्माण ये हो गया। दूसरा निर्माण का मतलब कि कोई विदेशी क्षेत्र है, जीता हराया, लीज पर तो नहीं, जीता हराया, ठीक है दोस्तों, या किसी ने गिफ्ट दे दिया, उसे हमने राज्य बना लिया और उसका कुछ नया नाम रख दिया, तो वो भी क्या हो गया, एक नया निर्माण हो गया। तो नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन। एक बात ध्यान रखना कि क्या लिखा है कि नए राज्यों का निर्माण, तो एक तो ये चीज़ हो गई कि ये तो हो गई आपकी अलग बात कि नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी, और दूसरा और ये चीज़ आपका बिल्कुल ही अलग कर देती है वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन। अगर कुछ विवाद है तो राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकेगी, सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ठीक है दोस्तों। सीमाओं में परिवर्तन क्या कर सकेगी, क्षेत्र बढ़ा सकेगी, क्षेत्र घटा सकेगी, सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, नाम में परिवर्तन कर सकेगी, नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझेंगे। अब राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में विधेयक पेश होगा और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब नए क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण, नए राज्य क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण, यानी कि कोई विदेशी क्षेत्र था उसे मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर देना, तो ये भी राज्य का निर्माण की एक संज्ञा हो सकती है। अब विधानमंडल की इसमें जो सलाह है ज़रूरी नहीं है और ना ही उसे बाध्य बताया गया है। क्या लिखा है, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना कर सकेगी, ठीक है दोस्तों। तो जो वह ठीक समझे। अब बिना राज्य की मंजूरी के, अब किसी भी राज्य की सीमा या क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करने के लिए केंद्र को राज्य के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। केंद्र जब चाहे तब कर सकती है, इसमें आप केंद्र जो है राज्य की अनुमति चाहे तो ना ले, लेकिन नॉर्मली अगर आपका लोकतांत्रिक शासन है तो लेनी पड़ती है। लोकतंत्र का मतलब ये हो गया कि जनता द्वारा चलाया गया शासन, ठीक है दोस्तों। जनता के प्रतिनिधि आपके संसद में बैठते हैं और वही जो है शासन करते हैं। तो हो गया कि बिना राज्य की मंजूरी के एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हम कह सकते हैं कि उसके क्षेत्र व नाम में परिवर्तन। अब राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी जो राज्य है सिर्फ उसका बनाने का मकसद क्या है कि जनता ने उसे अपनी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, कल्चर के लिए, ठीक है, या जो भी उन्हें अपने रहने में लोकतंत्र के हिसाब से सुचारू रूप से सही लग रहा है, ठीक है, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, इसलिए राज्य बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो कल जो जनता है, मान लीजिए जिसकी कई बार आंदोलन हुए हैं, अब तो सारे जो है विवाद वगैरह निपट चुके हैं, लेकिन अगर आप शुरू से स्टडी करेंगे तो शुरू में विवाद थे जब राज्य नहीं बने थे, कुछ भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर जो है, लेकिन अब सारे निपटारे हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब मुश्किल कोई आपका नया राज्य क्षेत्र या जो भी आपका नया यूटी बनेगा, और बनेगा भी तो तब देखी जाएगी जब जनता की मांग होगी, ठीक है दोस्तों, प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं है कि कल अगर किसी क्षेत्र का कुछ और नाम देना चाहें तो जनता जो भी कहेगी लोकतंत्र शासन वो आपका चलेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन यूएसए में क्या है कि राज्य के अस्तित्व की गारंटी है
क्यों गारंटी है? क्योंकि वहाँ पर क्या है, राज्यों का संघ नहीं है, राज्यों का समूह है। दूसरा कि यूएसए में आपका बिना राज्य की अनुमति के उसके क्षेत्र सीमा में परिवर्तन या उसका अस्तित्व जो है यूएसए संघ नहीं मिटा सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपकी रहेगी। तो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 3 यहाँ पर आपका कंप्लीट। अब अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। इसमें यह स्वयं घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया गया है कि यह स्वयं घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है। नए राज्यों का निर्माण या सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो संविधान को 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात इस तरह का जो कानून है एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है, इसलिए यह संशोधन नहीं माना जाएगा। अब संसद की जो शक्ति है किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने को नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब 1960 में एक बेरूवाड़ी संघ का जो है 80 का फैसला आया था। 80 मतलब सुप्रीम कोर्ट। और ना ही राज्य सीमा समाप्त करने, क्योंकि यह 367 में संशोधन करके ही किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 1969 में 80 का एक और फैसला आया कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद का हल करने के लिए संविधान को संशोधन की ज़रूरत नहीं है, यह कार्यपालक द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों को विदेशों को सौंपना शामिल नहीं है। ठीक है, कार्यपालक जो है विवाद का निपटारण कर सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय देशों को, जो भी विदेश हैं, उन्हें अपना भारतीय क्षेत्र सौंप नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो यह एक पाबंदी है जो लगी हुई है। अब 16वां जो है संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश अधिग्रहण दोनों ओर से जो है समझौता हुआ। जो है कुछ प्रशासनिक सुविधा के लिए कुछ भूमि हमने उनकी जो है समझौते के हिसाब से ले ली और कुछ उन्होंने हमारी ले ली। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है एक आपका यहाँ पर भारत बांग्लादेश अधिग्रहण द्वारा एक समझौता हुआ था। अब आर्टिकल नंबर 3 की बात करें कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन। कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो झारखंड क्या था आपका, पहले दक्षिणी बिहार था। झारखंड के लोग अपना एक नया राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। फिर जो है इसे राजनीतिक रूप मिल गया, और राजनीतिक रूप मिल गया तो फिर आपका झारखंड स्टेट का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपकी रहेगी। कारण क्या थे कि झारखंड बनने के कि दक्षिणी बिहार पर राजनीतिक सत्ता का ठीक से ध्यान ना होना, कल्चर का अलग होना, तो ये विभिन्न आपके कारण थे कि बिहार से झारखंड क्यों अलग हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आर्टिकल नंबर 4 की बात करें तो अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो गए आपके आर्टिकल नंबर 4 कंप्लीट। तो मुख्य रूप से अगर हम पढ़ने की बात करेंगे तो हमने क्या पढ़ा कि राज्य का क्षेत्र या नाम, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, निर्माण, वर्तमान राज्य के नाम, सीमा में परिवर्तन। ठीक है, और पहली और चौथी अनुसूचित में संशोधन, अनुपूरक, अनुषांगिक, परिणामिक विषयों को उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई आपकी विधियाँ। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सन 2000 की बात की कि कौन कौन से नए राज्य बने। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सन 2000 के बाद या सन 2000 के आसपास नए राज्य बने तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बाकी 2000 से पहले के जो भी आपके टॉपिक रहेंगे नए राज्य बनने के, उसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे।
अगर करंट के हिसाब से देखेंगे तो एक स्टेंजा आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, जो भी आपके नए राज्य बने तो हम जो भी नए 3 राज्य या यूटीज़ बने तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब 9 नवंबर 2000 को 27वां स्टेट उत्तराखंड आपका बना। उत्तराखंड कैसे बना आपका? अब दोस्तों, उत्तराखंड बनने की कहानी है, ये स्टार्ट होती है आपकी 1993 से सन 2000 के बीच में, यानी कि इन 7 साल में जन आंदोलन कई बार हुए, ठीक है। फिर अंत में इन्हें क्या हुआ कि राजनीतिक रूप मिल गया। कई जो है राज्य आंदोलन में शहीद भी हुए। तो इस प्रकार के कई बलिदानों के बाद ही जो है उत्तराखंड आपका राज्य का निर्माण हुआ। अब उत्तराखंड राज्य के निर्माण के होने के पीछे आपके क्या कारण है कि एक तो हो गया पर्वतीय भाग, दूसरा उत्तराखंड तो पहले यूपी में ही था ना, सन 2000 के बाद ही तो ये अलग हुआ है आपका। तो अलग होने के कारण क्या है कि एक तो इनका कल्चर, ठीक है दोस्तों, कि अब यूपी हो गया एक तरह से आप लगा लीजिए मैदानी क्षेत्र, और उत्तराखंड क्या हो गया आपका पर्वतीय भूभाग, ठीक है दोस्तों। तो पहले क्या था कि गढ़वाल और कुमाऊं इन दोनों को मिलाकर एक नया राज्य क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव ब्रिटिश शासन में दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो दिया गया और फिर जो है आंदोलन धीरे धीरे तेज़ पकड़ने लगे। नेहरू जी ने भी जो है इसमें समर्थन किया, ठीक है। और जो भी है फिर धीरे धीरे कुछ गढ़वाल और कुमाऊं की संगठन बने, आंदोलन हुए, जैसे कि हो गया आपका खटीमा कांड, रामपुर तिराहा कांड, ठीक है, श्रीयंत्र आपका आंदोलन। तो इस प्रकार के कई आंदोलन के बाद जो है आपका उत्तराखंड बना। और कारण क्या रहे आपके इसमें कि एक तो हो गया इनका कल्चर अलग था, दूसरा अगर आप वेशभूषा संस्कृति वगैरह देखें तो वो भी अलग थी, तीसरा पर्वतीय भूभाग, चौथा आपका जब भी कोई यूपी में योजना आती थी तो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, तीसरा अब पर्वत था तो सड़कें बनाना बड़ा मुश्किल पड़ता था, और जहाँ 1 रुपया खर्च हो रहा है वहाँ 2 रुपये खर्च होते थे। तो इस प्रकार की जो समस्या हैं, तो पहले की जो आपकी यूपी की सरकार थी तो इस प्रकार की जो समस्या हैं वो आ रही थी, और आपका पर्वतीय भूभाग प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से थोड़ा सा हमेशा वंचित ही रहता था। तो इस प्रकार का जो है फिर प्रशासनिक सुविधा के लिए यहाँ पर क्या हुआ कि आंदोलन वगैरह हुए। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर आंदोलन वगैरह हुए, लोगों को अपना विकास चाहिए था, एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए थी, तो उसे देखकर आंदोलन हुए। और सन 1993 से लेकर 2000 के बीच में कई आंदोलन हुए, कई बलिदान हुए, और उसके बाद आपका उत्तराखंड आपका राज्य बना, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके उत्तराखंड बनने की कहानी है। उसके बाद ये कौन सा स्टेट था आपका? 27वां स्टेट था, और 9 नवंबर सन 2000 को यह आपका इस्टेब्लिश हुआ था। अब 2/6/2014 की बात करते हैं कि तेलंगाना बना। अब 2/6/2014 की बात करते हैं कि तेलंगाना बना। तेलंगाना का है आपका उत्तर पश्चिम भाग ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश का उत्तर पश्चिम भाग था जो, वो अब तेलंगाना राज्य के नाम से जाना जाता है। अब तेलंगाना क्यों बना? तेलंगाना कौन सा राज्य था आपका? 29वां राज्य था। अब आप कहोगे कि वर्तमान में तो 28 राज्य 8 प्रशासित केंद्र हैं, तो ये 29वां राज्य कहाँ से हो गया? दोस्तों 2019 में क्या हो गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हमने क्या कर दिया? यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो क्या हुआ कि एक राज्य कम हो गया, और ये आपके 28 राज्य वर्तमान में हो गए। लेकिन इसे जो दर्जा दिया जाता है वो आपका 29वें राज्य का दिया गया था, ठीक है दोस्तों। बाद में रिफॉर्म के बाद ये क्या हो गया? 28वां आपका
सबसे नया राज्य हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा तो बेहतर है। अब तेलंगाना क्यों बना? अब दोस्तों शुरू में क्या हुआ कि जब अब तेलंगाना के बनने के जो कारण थे, एक तो तेलुगु भाषी होना, संस्कृति का अलग होना। ठीक है दोस्तों, वही जो आपके उत्तराखंड में जो हैं मुद्दे थे, वही मुद्दे यहाँ पर भी सेम है। बस यहाँ पर क्या है कि पर्वतीय भूभाग नहीं है, कि राज्य में आंध्र में जो भी नीतियाँ या गवर्नमेंट की स्कीम आती थी वो मुख्य लोगों यानी कि तेलुगु लोगों से दूर रखी जाती थी। भेदभाव वगैरह होना, संस्कृति का अलग होना, तो ये जो सारे कारण थे आपके तेलंगाना बनने के कारण थे। ठीक है दोस्तों, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये कब हुआ था आपका 2/6/2014 को, और 29वां राज्य बना था। बाकी 2019 के बाद इसे क्या संज्ञा दी गई? 28वें राज्य की संज्ञा दी जा सकती है। अब हाल ही में बने 2019 में बने J&K रीऑर्गेनाइजिंग एक्ट 2019 की बात करते हैं। तो ये जो टॉपिक हैं अपने आप में ही अलग अलग लेक्चर हैं, तो जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। अब इस एक्ट में क्या किया गया कि यूटी को, लद्दाख को यूटी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया। ठीक है, कारण मैंने भी आपको बहुत पहले यहाँ पर बता ही दिया है। अब 5/8/2019 को राज्यसभा में विधेयक पेश हुआ, 6 को लोकसभा में और 9/8/2019 को प्रेसिडेंट के एक्सेंट में लगाई। ठीक है, और ये क्या हो गया? एक कानून बन गया। ठीक है, और इम्प्लीमेंट आपका कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को ये आपका जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो गया। इम्प्लीमेंट होने के साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन हुए। ठीक है, आपको पता ही लग गया होगा कि धारा 370 वगैरह हट गई है। ठीक है, जब इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा तो इसके बारे में पूरा एक लेक्चर बनाया जाएगा। अब 103, अब इसमें क्या है कि आपके 103 सेक्शन हैं, 14 भाग हैं, 5 शेड्यूल हैं आपके। लद्दाख को क्या कहा गया कि लेह और कारगिल का हिस्सा, वो क्या कहलाएगा? आपका लद्दाख कहलाएगा। और दूसरा कि लेह और कारगिल को छोड़कर अन्य सभी भूभाग, ठीक है, अन्य सभी भूभाग, यहाँ पर एक शब्द क्या लिखा है? अर्स्टवाइल। ठीक है दोस्तों, तो अन्य सभी भूभाग क्या कहलाएंगे? जम्मू कश्मीर कहलाएंगे, और वो क्या होगी? आपकी यूनियन टेरिटरी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ रहेगी आपकी कि इन दोनों को छोड़कर, लेह और कारगिल को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों तो क्या बन गए? आपके लद्दाख बन गए, और बाकी जो सारे आपके भूभाग हैं जम्मू कश्मीर में, तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सारा। अब इसमें POK, ठीक है, कुछ सीड एरिया जो पाकिस्तान ने इल्लीगली चाइना को दे दिया है, वो वाले एरिया, अक्साई चीन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारा बाकी सारे एरिया है, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग है वो किया गया है। तो इसके हिसाब से कि भविष्य में जो भी हम अपने सीमा निर्धारित करना चाहें जीतने के बाद, तो इसकी वजह से हमें सुविधा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अर्स्टवाइल वहाँ पर लिखा है। तो ये हो गई आपकी एक उत्तराखंड, तेलंगाना और J&K के बारे में एक्ट जो 2019 में बना है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। और यहाँ से आपका आर्टिकल नंबर 1 से 4 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ थी आपकी आर्टिकल नंबर 1 से 4 के बारे में। और बाकी मुख्य रूप से कहें तो इन टॉपिकों में यही आपके आते हैं। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक हैं, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो उन्हें कवर किया जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपके आर्टिकल नंबर 1 से 4 के बारे में आज हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। बाकी आप वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ।